गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस गुरुकुल साइंस एकेडमी के द्वारा कंटिन्यू जारी की जा रही है और आप सभी स्टूडेंट को हमारे यहाँ के वीडियो जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। आज मैं फिर से यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट और उसका चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, ऐसी क्रियाओं से ये संबंधित है। इससे पहले के जो चैप्टर था उसके अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन का अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप नर युग्मकोद्भिद के रूप में पराग कण का अंकुरण हुआ था और उस पराग कण के अंदर एक पराग नलिका, उसमें 2 नर युग्मक उपस्थित हैं। मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के अंदर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोष जैसी संरचना एम्ब्रायोसेक, ये एंडोस्पर्म है, ये भ्रूणपोष है एंडोस्पर्म, और वहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद जो हमने पढ़ा है वो एम्ब्रायोसेक है, भ्रूणकोष है, और उस भ्रूणकोष के अंदर मादा युग्मक के रूप में अंड कोशिका का वहाँ पर निर्माण हुआ है। तो इससे पहले के जो आपके पास में वीडियोज़ हैं चैप्टर 2 तक, उसके अंदर हम नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया तक पहुँच चुके हैं और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया तक हम पहुंच चुके हैं। जब युग्मकों का निर्माण हो चुका होता है तब ये युग्मक आपस में किस प्रकार से संलयित हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि पराग कण के अंकुरण के फलस्वरूप या नर युग्मकोद्भिद के अंदर निर्मित होने वाले जो दोनों नर युग्मक हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, अचल होते हैं। यदि अगर ये मोटाइल चल युग्मक होते तो ये गति द्वारा कहाँ तक पहुँच जाते, मादा युग्मक तक पहुँच जाते और उनके अंदर डायरेक्ट ही निषेचन की क्रिया हो जाती। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, निषेचन कहा है। तो अब इनके अंदर निषेचन हमको प्रक्रिया को देखना है। नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन यहाँ पर होना चाहिए। मादा युग्मक भी अचल है और नर युग्मक भी यहाँ पर क्या है, अचल है। तो जब दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं तो इन पादपों के अंदर ऐसी कौन सी क्रिया हो जिसके द्वारा ये नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाए और परस्पर संलयित होकर के निषेचन की प्रक्रिया इन पादपों के अंदर ये प्रदर्शित कर सके। तो इसके लिए पुष्पीय पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया और होती है जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था चैप्टर 2 का जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि पराग कण के अंकुरण की प्रक्रिया जो है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। जब मादा युग्मक नर युग्मकोद्भिद पराग कण के अंकुरण की प्रक्रिया को हम देख रहे थे तो उसके अंदर पराग कण का अंकुरण या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। एक चरण होता है जिसमें नर युग्मकोद्भिद का अंकुरण या पराग कण का अंकुरण परागण क्रिया से पूर्व होता है और दूसरा चरण होता है जिसमें पराग कण का अंकुरण परागण क्रिया के पश्चात होता है। परागण क्रिया के पूर्व परागकण 2 कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया कहाँ पर हुई थी, परागकोश के अंदर हुई थी। लास्ट वीडियोज़ को आप देखिए, उसके अंदर मैं जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हमने वहाँ पर पढ़ा है नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो वहाँ पर ये एक प्रकार की क्रिया को हमने वहाँ पर नोट किया था कि पराग कण का अंकुरण 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक परागण क्रिया से पूर्व जब परागकण कहाँ पर उपस्थित होते हैं, परागकोश के अंदर उपस्थित होते हैं, और एक परागण क्रिया के पश्चात जब परागकण 2 कोश की अवस्था में कहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है।
अब किसी एक पुष्प में उपस्थित रहने वाले परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हमने वहाँ पर क्या कहा था, परागण क्रिया कहा था। तो यही इन आवृत बीजी पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है परागण की, जिसके फलस्वरूप इनके द्वारा निर्मित होने वाली संरचनाओं के अंदर उपस्थित रहने वाले युग्मक जो हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और इन पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। परागण क्रिया हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। परागण क्रिया के पश्चात हम यहाँ पर सेकंड निषेचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अब परागण क्रिया के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया जो है वो इन पुष्पीय पादपों के अंदर किस प्रकार से होगी, तो उसके बारे में जानकारी हम इस लेसन के अंदर प्राप्त करेंगे। और लेसन नंबर 3 है ये आपके पास में, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर की प्रक्रिया जो है परागण, जिसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। परागण, पॉलिनेशन, इस क्रिया का अध्ययन हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं। देखिए परागण क्या है, एक साधारण सी यहाँ पर डेफिनेशन होंगी, एक नोट कर लीजिए यहाँ पर आपके पास में। नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट, और उस नर युग्मकोद्भिद के अंदर किसका निर्माण हुआ है, 2 नर युग्मकों का यहाँ पर निर्माण हुआ है जो अगुणित रूप में उपस्थित है, और मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद जो किस प्रकार की संरचना के रूप में, भ्रूणकोश, एम्ब्रायोसेक भ्रूणकोश जैसी संरचना के रूप में ये निर्मित हुआ है। और इसके अंदर किसका निर्माण हुआ है, मादा युग्मक का निर्माण हुआ है। किसके रूप में, अंड कोशिका के रूप में, एग सेल के रूप में, अंड कोशिका। भ्रूणकोश जो है वो किस प्रकार की संरचना थी, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को यदि अगर देख रहे हो तो ये मादा युग्मकोद्भिद इस प्रकार की संरचना निर्मित हुई है, जिसमें बाहर की ओर बाह्य चौल और भीतर की ओर अंतःचौल से लंबी नली की संरचना का निर्माण हुआ था, जिसमें नलिका केंद्रक, पराग नलिका और पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक। ठीक है, और ये जो नली की संरचना है ये है पराग नलिका। तो ये तो है आपके पास में क्या, नर युग्मकोद्भिद, और मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश, एम्ब्रायोसेक जिसे हमने कहा है, और ये बीजांड के अंदर इस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित है, जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर, जिन्हें हमने क्या कहा है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा है, और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, जिसमें 2 कोशिकाएं पार्श्व में। इन दोनों कोशिकाओं को अपन ने कहा है सहायक कोशिका, और दोनों के मध्य में एक बड़े आकार की कोशिका, जिसे हमने कहा है यहाँ पर अंड कोशिका। तो ये जो अंड कोशिका है, एग सेल, ये किसके रूप में उपस्थित है, मादा युग्मक के रूप में उपस्थित है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर के यहाँ पर किसका निर्माण कर रही है, अंड समुच्चय का यहाँ पर निर्माण कर रही है, और इनके मध्य में एक बड़े आकार की 2 केंद्र की युक्त कोशिका, जिसे हमने क्या कहा है, ध्रुवीय कोशिका कहा है, या हमने इसे यहाँ पर केंद्रकीय कोशिका कहा है। ठीक है, जो द्विगुणित रूप में उपस्थित है। इस प्रकार से ये नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ पर किस प्रकार से इन पादपों के अंदर परागण की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप
नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो एक दूसरे के समीप पहुंच जाएंगे और इन पादपों के अंदर होने वाली निषेचन की क्रिया के अंदर भाग लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं परागण, पॉलिनेशन। तो परागण की एक साधारण सी सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास में यहाँ पर होगी। किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित पराग कणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। ठीक है, ये एक साधारण सी डेफिनेशन परागण की मैंने यहाँ पर लिखी है, ध्यान से नोट कीजिए कि किसी पुष्प के पराग कोश में उपस्थित रहने वाले पराग कणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया या पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये एक आपके पास में पादप है, और इस पादप में ये पुष्प विकसित हुए हैं और इसी पुष्प के अंदर ये परागकोश उपस्थित है और इस परागकोश के अंदर किसकी उपस्थिति है? पराग कणों की उपस्थिति है। इस परागकोश के अंदर किसकी उपस्थिति है? पराग कणों की उपस्थिति है। जब परागकोश का स्फुटन होगा तो परागकोश के स्फुटन के साथ इसके अंदर उपस्थित रहने वाले परागकण बाहर की ओर निकलेंगे। अब इसके अंदर उपस्थित रहने वाले जो ये परागकण हैं, ये परागकण बाहर की ओर निकल करके या तो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प, और दूसरे पुष्प के अंदर ये वर्तिकाग्र वाला भाग, और इस वर्तिकाग्र पर यदि अगर ये स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हमने यहाँ पर क्या कहा है? परागण कहा है, पॉलिनेशन कहा है। तो किसी एक पुष्प के परागकोश के अंदर उपस्थित रहने वाले परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण कितने प्रकार का हो सकता है? तो परागण जो है वो दो प्रकार का यहाँ पर होगा। परागण दो प्रकार का होता है। एक पहला स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो परागण यहाँ पर कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का परागण यहाँ पर होगा। एक स्वपरागण होगा और दूसरा क्या होगा? परपरागण होगा। अब स्वपरागण और परपरागण हम किसे कहेंगे? तो देखिए डेफिनेशन के अंदर हमने दो शब्द यहाँ पर लिए हैं। परागण क्रिया तो होती क्या है कि किसी पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। लेकिन जब हम परागण की डेफिनेशन को देख रहे हैं
तो उसके अंदर दो डिफरेंट वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हम स्वपरागण की परिभाषा और पर परागण की परिभाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण स्थानांतरित कौन होंगे? परागकण होंगे, और पहुंचेंगे कहाँ पर? पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। लेकिन पराग कणों का या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या फिर किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या तो परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं या फिर दूसरे अपने समान जाति का जो दूसरा पुष्प है उस दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो पहुंच रहे हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर परागण जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और दूसरा पर परागण। अब दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर आप देखिए कि दोनों की डेफिनेशन क्या अपने पास में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अपने पास में स्वपरागण, देखिए डेफिनेशन नोट कीजिए कि किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण कहलाती है। तो डेफिनेशन है स्वपरागण की आपके पास में कि किसी पुष्प के परागकोश के अंदर उपस्थित पराग कणों का या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, जिस पादप के अंदर क्या उपस्थित है? परागकोश उपस्थित है, पुष्प के अंदर परागकोश उपस्थित है और उस परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित है, और उसी पुष्प के अंदर मादा जनन भाग भी उपस्थित है, और मादा जनन भाग के अंतर्गत जायांग का कौन सा वाला भाग उपस्थित है? वर्तिकाग्र वाला भाग उपस्थित है। तो या तो परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे या फिर परागकण जो है वो उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर स्वपरागण की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ये एक आपके पास में प्लांट है, पादप है, ये द्विलिंगी पादप है, उभयलिंगी पादप है, ठीक है ना। इसके अंदर विकसित होने वाले जो पुष्प होंगे ये कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। पुष्प जो है, फ्लावर जो है वो कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। द्विलिंगी का मतलब वह पुष्प जिनके अंदर नर जनन भाग और मादा जनन भाग, मतलब पुंकेसर, पुमंग एवं जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को अपन द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये कोई पादप है और इस पादप के अंदर ये एक पुष्प उपस्थित है, ये एक पुष्प उपस्थित है, और इस पुष्प के अंदर ये एक इसका मादा जनन भाग है। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको सबको दिख जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से एक पुष्प जो है वो विकसित हो रहा है और इस पुष्प के अंदर ये तो मादा जनन भाग है
मादाजनन भाग का ये ऊपर की ओर वर्तिकाग्र वाला भाग, और इसी पुष्प के अंदर ये नर जनन भाग विकसित हो रहे हैं, और नर जनन भागों के अंतर्गत ये परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या उपस्थित होंगे, परागकण उपस्थित होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या आ रही है, दूसरी कंडीशन यही आ रही है कि इसी पादप के अंदर ये दूसरा पुष्प और विकसित है, दूसरा पुष्प और विकसित है, और दूसरा पुष्प जो है ये भी कैसा है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी के अंदर ये मादा जनन भाग, और इधर की ओर ये मैं बना रहा हूँ नर जनन भाग, जिसके अंदर परागकोश, और परागकोश के अंदर किसकी उपस्थिति, परागकणों की उपस्थिति। ठीक है। तो दो पुष्प मैंने यहाँ पर बनाए हैं, और दोनों पुष्प क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब इसके अंदर मध्य में बीच में मादा जनन भाग उपस्थित है, और इसके मादा जनन भाग के दोनों तरफ क्या उपस्थित है, नर जनन भाग पुमंग यहाँ पर उपस्थित है। पुमंग में परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या उपस्थित है, परागकण उपस्थित है। अब स्वपरागण की परिभाषा के अनुसार किसी पुष्प के परागकोश के अंदर, तो किसी पुष्प, ये पुष्प हो गया, और उसके परागकोश, परागकोश के अंदर क्या उपस्थित है, परागकण उपस्थित है। तो परागकोश में उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, जब परागकोश का स्फुटन होगा तो इसके अंदर उपस्थित रहने वाले जो परागकण हैं वो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। इस पुष्प में परागकोश जो उपस्थित है, जिसके अंदर परागकण उपस्थित हैं, ये परागकोश स्फुटन के बाद निकले हुए परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। एक तो ये प्रक्रिया हुई है। दूसरी प्रक्रिया ये भी होती है कि इस परागकोश से निकलने वाले परागकण इसी पादप के दूसरे पुष्प, ये दूसरा पुष्प हो गया, ये पहला पुष्प और ये सेकंड पुष्प, और अब कंडीशन ये हुई है कि इस पहले पुष्प के परागकोश के अंदर उपस्थित रहने वाले परागकण बाहर निकल करके कहाँ पर स्थानांतरित हो गए हैं, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हमने यहाँ पर क्या कहा है, स्वपरागण कहा है। ठीक है। तो किसी पुष्प के परागकोश के अंदर उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। अब स्वपरागण के अंतर्गत भी कितने प्रकार की प्रक्रिया हुई है, दो प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। क्या क्या कंडीशन हुई है, पहली कंडीशन तो यहाँ पर हुई है कि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पहली कंडीशन तो ये हुई है। और दूसरी कंडीशन क्या हुई है कि परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं। तो ये पहली कंडीशन, जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुआ है परागकण, और दूसरी कंडीशन जब उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण हुआ है। तो इस आधार पर स्वपरागण भी कितने प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का हो जाता है। एक स्वक युग्मन, स्वक युग्मन जिसे हम ऑटोगेमी कहेंगे, जिसे हम ऑटोगेमी कहेंगे, स्वक युग्मन। और दूसरा हो जाएगा सहजात पुष्पीय परागण, सहजात पुष्पीय परागण, जेनेटोगेमी जिसे कहा जाएगा। सहजात पुष्पीय परागण। तो स्वपरागण जो है ये भी कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। किस कंडीशन के आधार पर, दो कंडीशन के आधार पर। जब किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसे तो कहा जाएगा स्वक युग्मन। लेकिन जब
किसी पुष्प के परागकोश के अंदर उपस्थित रहने वाले परागकण इसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा? सहजात पुष्पी परागण। डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर मैं डेफिनेशन नोट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्वक युग्मन किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वक युग्मन ऑटोगेमी कहलाती है। स्वक युग्मन कहलाती है। ठीक है, कौन सी वाली कंडीशन? जो पहली वाली कंडीशन है उसे हमने क्या कहा है? स्वक युग्मन कहा है। जब सेकंड कंडीशन हो जाती है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? सहजात पुष्पीय परागण इसे कहा जाएगा। सहजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास में स्वय परागण। ठीक है, स्वक युग्मन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा मटर, पाइसम सेटाइवम। मटर के अंदर आप स्वय युग्मन ऑटोगेमी की प्रक्रिया होगी, मतलब स्वय परागण होगा। और स्वय परागण में भी कौन सा? ऑटोगेमी प्रकार का। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा सजात पुष्पी परागण का। और सजात पुष्पी परागण जो है वो या तो मक्का के अंदर देखा जा सकता है या फिर किसके अंदर देख सकते हो? ककड़ी जो होती है, ठीक है ना, उसके अंदर इस प्रकार का सहजात पुष्पी परागण होता है। तो ये पहला परागण का प्रकार है स्वय परागण। फिर से नोट कर लीजिए, फिर से एक बार कंप्लीट देख लीजिए कि आवृत बीजी पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होने से पूर्व एक विशेष प्रकार की क्रिया यहाँ पर संपादित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और परागण क्रिया क्या होती है? तो देखिए, किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। परागण कितने प्रकार का हो सकता है? तो परागण दो प्रकार का होगा, एक स्वय परागण और दूसरा पर परागण। पहला हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है स्वय परागण। किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वय परागण कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। स्वय परागण कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का, एक स्वक युग्मन ऑटोगेमी और दूसरा सहजात पुष्पी परागण जिएनेटोगेमी। पहला है स्वक युग्मन ऑटोगेमी। जब किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है,
तो ये स्वकीय युग्मन ऑटोगैमी कहलाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा मटर। और जब किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होगा तो ये क्या कहलाएगा? सहजात पुष्पीय परागण। एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास में मक्का एवं ककड़ी। ठीक है, तो ये आपके पास में है पहला स्वपरागण। अब इस स्वपरागण के अंतर्गत हम इसमें संपादित होने वाली जो क्रियाएं हैं, अनुकूलन है, उनके बारे में आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम अगला वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। इस वीडियो के अंदर परागण और स्वपरागण की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्वपरागण हेतु अनुकूलन और परपरागण की परिभाषा, डेफिनेशन, और परपरागण हेतु अनुकूलन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।